अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी। आज हमारे पास डेट है 11 मार्च और हम करने वाले हैं डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल एसडीपी ऑटोनॉमी के बारे में, क्योंकि जो हुकूमत है, गवर्नमेंट पीटीआई हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तार करने जा रही है, उसे आज़ाद करने जा रही है एक तरह से। तो उस हवाले से डॉन में आज काफ़ी कुछ लिखा गया है, तो वो सारा हम पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा की तरह उससे पहले हम चंद इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को भी देखेंगे। एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी थी उसको डिस्कस करेंगे और आखिर पे एडिटोरियल का एनालिसिस देखेंगे। तो मेरे साथ आखिर तक रहिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ। और साथ साथ ये इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी लाजमी देखा करें, इन्हें याद किया करें, ये भी काफ़ी अहम हैं, ज़रूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले इनसे शुरू करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहली स्लाइड पे है जी, एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि वो शख्स जो किसी तंग जगह पर, छोटी जगह पर जाने से घबराता है, डरता है, उसे हम क्या कहते हैं। फेयर के बारे में पूछा जा रहा है। अब याद रखिएगा, फेयर लफ्ज़ जो है ना, ये इसके बारे में जब पूछा जाए तो आपने रूट वर्ड ये याद रखना है कि ये फेयर जो होता है ये फोबिया से निकलता है जी, ठीक है। आप देख लेंगे कि जिस लफ्ज़ के आखिर पर फोबिया है, मुमकिन तौर पर आपका वही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये सब के आखिर पे फोबिया है, तो इसका मतलब ये सारे अल्फाज डर के बारे में ही हैं। तो अब हमें सबको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले है जी अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? अगोराफोबिया कहते हैं जी वन हु फेयर्स ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, वो शख्स जो पब्लिक मकामात पर जाने से डरता हो, घबराता हो, उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं अगोराफोबिया। तो ये हमारा जो सही इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें वो चाहिए जो तंग जगहों पर, छोटी जगहों पर जाने से डरता है। इसके बाद ऑप्शन बी में है जी ज़ेनोफोबिया। ज़ेनोफोबिया भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ेनोफोबिया कहते हैं वन हु फेयर्स, ठीक है, वो बंदा जो दूसरे ममालिक के लोगों से डरता हो। ठीक है, वन हु फेयर्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, जो दूसरे ममालिक के लोगों से जो बंदा डरता है उसे हम ज़ेनोफोबिया कहते हैं। अगर पैराफोबिया की बात की जाए तो पैराफोबिया भी एक तरह का अगोराफोबिया ही होता है। ठीक है, जो बंदा लोगों से डरता हो और बिला वजह डरता हो। ठीक है, वन हु फेयर्स ऑफ अदर पीपल, वन हु फेयर्स ऑफ अदर पीपल व्हेन देयर इज नो एविडेंस फॉर बीइंग अफ्रेड। ठीक है, जब कि कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है कि दूसरे लोगों से आप डरें, और बिला वजह वो ज़्यादा लोगों के रश को देख के जो बंदा डरता हो उसे हम क्या कहते हैं? पैराफोबिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी क्लस्ट्रोफोबिया। तो क्लस्ट्रोफोबिया हमारा ऑप्शन जो है ना ये सही होगा। क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और कन्फाइंड प्लेस। ठीक है, तो वो शख्स जो तंग या छोटी जगहों पर जाने से डरता है, घबराता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं जी। हमारे पास स्लाइड नंबर 2 है, एन ऑफिशियल ऑर्डर और स्टेटमेंट गिवन बाय समबडी इन अथॉरिटी। ठीक है, ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है, या स्टेटमेंट जो बयान होता है किसी ऐसे शख्स की जानब से दिया जाए जिसके पास अथॉरिटी है, अख्तियारात हैं, तो उससे इस तरह की किसी अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी की जानब से अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं जी? ऑप्शन ए में लिखा जी डेरलिक्ट। डेरलिक्ट कहते हैं अ मैन विदाउट अ होम प्रॉपर्टी। यानी जो शख्स बिल्कुल भूखा नंगा है, ना उसके पास घर है, ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेरलिक्ट। तो ये तो गलत हो जाएगा। एडिक्ट कहते हैं अ मैन हु इज अनएबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है, यानी वो बंदा जो खुद को रोक ना पाए मंशियात वगैरह लेने से आदी हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? एडिक्ट कहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। एडिक्ट, एडिक्ट कहते हैं जी एक ऑफिशियल ऑर्डर को, स्टेटमेंट को किसी अथॉरिटेटिव पर्सन की जानब से जो हुक्मनामा जारी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं जी?
उस मरासले को, उस हुक्मनामे को एडिक्ट कहते हैं, ठीक है, EDIC, तो ये हमारा सही हो जाएगा EDICT, ठीक है। एडमेंट कहते हैं, एडमेंट कहते हैं जी स्टबबॉर्न को, ठीक है, जो बहुत ज़िद्दी है जी, ठीक है, ज़िद्दी, जो अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं है, ठीक है, उसे हम एडमेंट कहते हैं। इसके बाद थर्ड स्लाइड पे है जी, अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे व्हाट ही ओज, ऐसा शख्स जिसके पास इतने पैसे ना हो कि वो अपने कर्ज वगैरह को अदा कर पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अमोरफस, अमोरफस कहते हैं जी, नहीं, अमोरफस नहीं कहते। अमोरफस मीन्स होता है नॉट हैविंग अ डेफिनेट शेप, ठीक है। यानी कोई ऐसा जानदार जिसकी कोई मुस्तकिल एक शक्ल नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? अमोरफस कहते हैं। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट बिल्कुल जी, इंसॉल्वेंट हमारा सही होगा। इंसॉल्वेंट उस बंदे को कहते हैं जिसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने कर्ज अदा कर सके। मकरूज शख्स को इंसॉल्वेंट कहते हैं। प्रिस्टाइन की अगर बात की जाए तो प्रिस्टाइन कहते हैं जी फ्रेश एंड क्लीन को, बिल्कुल नई नई कोई चीज़ आई है तो उसे हम क्या कहते हैं जी? प्रिस्टाइन। तो प्रिस्टाइन मीन्स फ्रेश एंड क्लीन, ठीक हो गया। इसके बाद है लेप्स, लेप्स भी गलत हो जाएगा, प्रिस्टाइन भी गलत हो जाएगा। लेप्स्ड किसे कहते हैं? लेप्स्ड कहते हैं जी नो लॉन्गर वैलिड। अब जो चीज़ वैलिड नहीं रही, ठीक है, कलअदम हो चुकी है, उसे हम लैप्स्ड कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सही जो जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बी मीन्स इंसॉल्वेंट। इसके बाद नंबर 4 पे है इजी टू डिफेंड अगेंस्ट अटैक या क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म या अटैक में की सूरत हाल में आसानी से जिस चीज़ का दिफा किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे हमारा सही होगा, उसे हम टेनेबल कहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए बी की तो एक्सप्लिकेबल मीन्स होता है विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्लिकेबल कहते हैं। जिसको समझाया जा सके, ठीक है, या जिसको समझा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिकेबल कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। फिजिबल, फिजिबल कहते हैं दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है, समथिंग दैट इज़ पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड, और जिसको मुमकिन तौर पर हासिल भी किया जा सके। ठीक है, फिजिबल मीन्स समथिंग दैट इज़ पॉसिबल एंड लाइकली, यहाँ पे लाइकली लिख लीजिएगा एंड लाइकली टू बी अचीव्ड, और जिसको मुमकिन तौर पर हासिल भी किया जा सके, जो मुमकिन भी हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फिजिबल कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। एपीलॉग कहते हैं जी, एपीलॉग किसी बुक के आखिर पे, किसी प्ले के आखिर पर जो एंड पे जो कंक्लूजन होता है उसे हम एपीलॉग कहते हैं, ठीक है। कंक्लूजन कह लें, कंक्लूजन को आप एपीलॉग भी कह सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे है जी डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, वो डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, डॉक्टर्स का आपको पता है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पे लिखा है जी पेडागॉग, पेडागॉग तो कहते हैं टीचर को, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। पेडस्ट्रेन, पेडस्ट्रेन कहते हैं पैदल चलने वाले को, ठीक है। वन हु इज़ वॉकिंग, ठीक है, वन हु इज़ वॉकिंग ऑन फीट, जो पैदल चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन कहते हैं। इसके बाद पेडोफाइल है, पेडोफाइल, पेडोफाइल किसे कहते हैं जी? पेडोफाइल कहते हैं वन हु इज़ सेक्सुअली अट्रैक्टेड, ठीक है, टू चिल्ड्रन। मैं चाइल्ड लिख देता हूँ कि वो बंदा जो बच्चों की जानब जिनसी तौर पर अट्रैक्ट होता हो, ठीक है, बच्चों में उन्हें कशिश उसे नज़र आती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेडोफाइल कहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। नंबर डी अब बचा है, तो डी ही हमारा सही होगा। पेडिट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन कहते हैं जी ऐसा डॉक्टर जो कि बच्चों के मामलात को देखता है, डिजीज़ को टैकल करता है, ट्रीट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेडियाट्रिशियन कहते हैं। अब यहाँ पे भी ये याद रख सकते हैं आपके PAED जो लफ्ज़ है ना, ये आपका रूट वर्ड हो सकता है चाइल्ड्स के रिलेटेड, ठीक है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। तो चूँकि बच्चों के मतलब है तो उसका ज़ाहिर है जो जवाब आएगा उसमें PAED तो होना चाहिए।
अब चूँकि वो इस सी और डी में था, तो ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट बच्चों के बारे में ही हैं। सी जो है वो बच्चों के मतलब जो जिनसी तौर पर कशिश फील करता है उसे हम पेडोफाइल कह लेते हैं, जो उनका इलाज करता है बच्चों का, उन्हें हम पेडियाट्रिशियन कहते हैं। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट सिनोनिम में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो हमारे ये 5 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी आज के जो एडिटोरियल था उसमें से चंद मैंने वर्ड्स लिए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है जी वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, ठीक है। अफरात ज़र को जब रुपये की कीमत कम हो जाए, महंगाई हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके बाद इंटरवेंशन। इंटरवेंशन कहते हैं जी मदाखलत को, ठीक है। नाक घुसेड़ना, किसी जगह पर बिला वजह मुदाखलत करना, टांग अड़ाना, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटरवेंशन। इसके बाद डिक्टेट है, तो डिक्टेट का मीन्स होता है हुक्म देना, हुक्म करना, ठीक है। इसके बाद अजंक्ट। अजंक्ट कहते हैं जी, किसे कहते हैं अजंक्ट? अजंक्ट कहते हैं जी लवाजमात को, ठीक है जी, लवाजमात को हम कहते हैं अजंक्ट। इसके बाद स्कमरिंग। स्कमरिंग किसे कहते हैं जी? स्कमरिंग कहते हैं हार मान लेना, ठीक है, हार मान लेने को स्कमरिंग कहते हैं, ठीक है। ये था जी स्कमरिंग। इसके बाद अब बात कर लेते हैं जी आज का जो एडिटोरियल है उसकी बात तो करते हैं कि इसमें इसने क्या कहा है। देखिए मैं आपको सीधा सीधा बातें इसकी बता देता हूँ पहले, कि इस एडिटोरियल में हुआ कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में के थ्रू एक बिल पास करने वाली है कि जो स्टेट बैंक है उसे ऑटोनॉमी दे दी जाए। ऑटोनॉमी मीन्स यहाँ पे इसको भी शायद कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको वोकैबुलरी में नहीं रखा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ऑटोनॉमी मीन्स खुद मुख्तारी, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो स्टेट बैंक है उसे खुद मुख्तार कर दिया जाए अपने फैसले लेने में, अपने मामलात में। तो इस बारे में एक बिल पार्लियामेंट से पास होने वाला है। अगर वो पास हो जाता है तो स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर दिया जाएगा। तो आज का एडिटोरियल सारा इसी बारे में है कि अगर ये होता है तो क्या होगा, क्या स्टेट बैंक इम्प्रूव करेगा या नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आज हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। द चेंजेस सजेस्टेड इन द एग्जिस्टिंग SBP एक्ट। देखिए हमारे पास जब से स्टेट बैंक का क़याम हुआ है 1948 से ही, तो उसका एक कानून है जिस पर वो स्टेट बैंक काम कर रहा है, ठीक है। तो उस कानून में जो मौजूदा कानून है उसमें कुछ तजावीज़ दी गई हैं, जिसको कि इसको थोड़ा उसमें रद्द-बदल कर ली जाए। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि जो मौजूदा तजावीज़ हैं कि जो मौजूदा SBP का एक्ट है उसमें तब्दीली की जाए। शुड प्लेस द सेंट्रल बैंक इन अ बेटर पोजीशन। इससे क्या होगा, अगर उसमें हम कुछ तब्दीली कर देते हैं तो जो स्टेट बैंक है वो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, एक अहमियत उसकी ज़्यादा हो जाएगी। टू कंट्रोल प्राइस इन्फ्लेशन, वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा बेहतर कर पाएगा, वो ख़ुद को अफरात ज़र पे कंट्रोल करने और रुपया जो है उसकी गिरावट वगैरह को कम काबू करने में वो बेहतर हो पाएगा। थ्रू एन इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर आज़ादाना अपनी राय, अपने फैसले ले सकेगा। ऑफ इट्स मॉनिटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़, अपनी मालियाती और ज़र मुबादला की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर वो अपनी आज़ादाना राय, अपने आज़ादाना फ़ैसले वो ले पाएगा। इसलिए वो काफ़ी बेहतर कर पाएगा इस चीज़ को कि वो महंगाई को कम कर पाएगा, ठीक है। इस हवाले से वो बात कर रहा है एज़ पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। और ये सारा कुछ वो बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं उनको फॉलो करते हुए, बैनुल अक़वामी जो हैं कवानीन उनको फॉलो करते हुए, यानी उन्हीं की तर्ज पर वो हुकूमत अब स्टेट बैंक को ख़ुद मुख्तार करना चाह रही है, यानी हुकूमत से अलग करना चाह रही है। द चेंजेस अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, और ये जो चेंजेस हैं ये अप्रूव हो जाएंगी, कर दी जाएंगी अगर कैबिनेट की जानब से। तो द अदर डे विल रीसेट द स्टेट बैंक्स कोर फंक्शन। तो दूसरे ही दिन जो स्टेट बैंक का जो बुनियादी काम करने का तरीका कार है, एंड प्रिवेंट फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल इंटरवेंशन, और इसमें जो बार बार सियासी मुदाखलत की जाती है इसके काम करने में, वो सारी क्या हो जाएगी, वो रुक पाएगी, उस पर नज़र षानी हो जाएगी, यानी वो रुक पाएगी, पॉलिसी चेंज हो जाएगी। इफ़ पार्लियामेंट क्लियर द चेंजेस, अगर पार्लियामेंट ये तब्दीली
यानी जो SBP एक्ट है उसमें जो तब्दीली की बात की जा रही है, जो चेंजेस की बात की जा रही है, अगर वो पार्लियामेंट क्लियर कर देती है, जैसे अगर वो पार्लियामेंट ओके कर देती है, यहाँ पे क्लियर मुराद ओके का है, पास का है, ठीक है। अगर वो पास कर देती है, उन तब्दीलियों को मंजूर कर लेती है, तो क्या होगा, द बैंक विल एक्वायर वास्ट पावर्स, तो जो बैंक है उसको काफ़ी ज़्यादा ताकत मिल जाएगी, टू स्लोली सॉरी सॉरी टू सोलली फोकस, कि वो अपने तौर पर तवज्जो दे पाए, अपने तौर पर काम कर पाए, ऑन इट्स न्यू फंक्शन, अपने नए कामों पर, ऑफ डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी, मुल्क में जो रुपया है उसकी कीमत को काबू करने में, विदाउट हैविंग टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट, बगैर किसी टेंशन के कि उसको गवर्नमेंट की जो ग्रोथ रेट है उसको भी उसने सहारा देना है। वो जस्ट अपनी जो अंदरूनी खाना जो रुपया की कीमत है, गिरावट है या जो महंगाई है, उसको वो अच्छे तरीके से नए एक तरीके के साथ उसको वो काबू कर पाएगी, इस महंगाई के जिनको वो कंट्रोल कर पाएगा स्टेट बैंक। इट विल नेवर द लेस, यानी कुल मिला के बात यह है कि स्टेट बैंक के हवाले से ये जो एडिटोरियल है उसके हक़ में लिखा गया है कि अगर स्टेट बैंक को ख़ुद मुख्तार कर दिया जाता है तो स्टेट बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इट विल नेवर द लेस कंटिन्यू टू इनडायरेक्टली फोस्टर, ताहम वो कह रहा है कि अगरचे हुकूमत की जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को सपोर्ट करने से स्टेट बैंक को आज़ाद कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली से बिला वास्ता ना ये तो बिल वास्ता से ही ये फिर भी जो ग्रोथ है उसमें बढ़ोतरी के लिए ये अपना काम जारी रखेगा, एंड हेल्प ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेशंस प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और मुकम्मल तौर पर जो कौमी वसाइल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने में ये मदद करता रहेगा, बाय फाइटिंग प्राइस इन्फ्लेशन। किस तरह से ये रिसोर्सेज का साथ तावन कर पाएगा, रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने में, वो जस्ट अपनी जो रुपये की गिरावट है उसको कंट्रोल करके वो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय यूजिंग इट्स पॉलिसी टूल्स, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो माली स्टेबिलिटी है, उसको भी वो अपनी इस पॉलिसी के ज़रिए से वो क्या कर पाएगा, इंश्योर कर पाएगा कि उसको काबू कर सके, कंट्रोल कर सके, मीन्स उसको बेहतर कर सके, मजबूत कर सके, ठीक है। इसके बाद है जी, दो द टारगेट इन्फ्लेशन रेट फॉर द बैंक टू अचीव विल कंटिन्यू टू बी सेट बाय द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, अगरचे जो ये टारगेट इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का शरह है, फॉर द बैंक के लिए, टू अचीव will continue to be set by the National Economic Council, government will no longer be in a position to dictate monetary and exchange rate policies। हाँ जी, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि अगरचे जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जानब से बैंक के ऊपर जो चीज़ उसको क्लियर कर दी गई है कि बैंक को क्या करना है, उसने एक इन्फ्लेशन रेट जो है उसको उसने अपने इस इन्फ्लेशन मीन्स रुपए की जो गिरावट है, कमी है, वो हदफ अपना बैंक जो है वो फिर भी अपना हासिल करना जारी रखेगा, जो कि उसके ज़ुम्मे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जानब से उस पर मुसल्लत किया जाएगा, जो उसको कहा जाएगा वो टारगेट, वो इन्फ्लेशन रेट का, उस बैंक को फिर भी अपना टारगेट, वो हदफ जो है उसको हासिल करता रहेगा। द गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर बी इन अपोजिशन, जस्ट होगा क्या कि जो गवर्नमेंट है वो इस पोजीशन में इस नहीं रहेगी कि वो क्या कर सके, वो बैंक की माली या इसकी ज़र मुबादला की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें वो उसको हुक्म दे सके, मुदाखलत कर सके। प्रीवियसली वी हैव वॉच्ड, हम माजी में ये चीज़ देख चुके थे कि द स्टेट बैंक फंक्शनिंग एज एन एजेंट, के जो स्टेट बैंक था वो एक मतहत के तौर पर काम कर रहा था टू द फिनांस मिनिस्ट्री, वजारत ख़जाना के अंडर स्टेट बैंक माजी में एक मतहत के तौर पर काम करता रहा है, और इसके जो गवर्नर्स होते थे स्टेट बैंक के, वो क्या करते थे, वो नसीहतें लिया करते थे फ्राम द गवर्नमेंट से, आर इजली स्कमिंग, या फिर आसानी से हार मान लिया करते थे जब भी उस ऊपर से कुछ दबाव डाला जाता था, तो जो गवर्नर्स थे, जो स्टेट बैंक था, वो हार मान लेता था, वो उनकी कही बात, उनके जो भी ऑर्डर्स होते थे उसको फॉलो किया करता था, विदाउट थिंकिंग, बगैर ये सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे,
फॉर प्राइसेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स कि अगर उसको जो गवर्नमेंट कह रही है करने के लिए अगर स्टेट बैंक वो काम कर देता है तो उसके नतीजे उसको किस तरह से भुगतने पड़ेंगे, प्राइस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, रुपये की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये चीज़ देखे बगैर गवर्नमेंट के हर हुक्म को स्टेट बैंक को मानना पड़ता था माजी में। वी हैव फॉर एग्जांपल सीन, मिसाल के तौर पर हम ये चीज़ हमने देखी कि बैंक गो आउट ऑफ इट्स वे, के बैंक जो था उसको अपने काम से हट के जाना पड़ा, कहाँ पे, दूसरे रास्ते पर, इंटरफेयर इन द मार्केट, उसे बाज़ार में मुदाखलत करना पड़ी, जाना पड़ा, एंड स्पेंड बिलियंस टू मेंटेन, और उसने करोड़ों रुपए खर्च किए बरकरार रखने के लिए द एक्सचेंज रेट, ज़र मुबादला एट द लेवल, उस सतह पर सजेस्टेड, जो कि मौजूदा उस सतह पर जो था इसको एक्सचेंज रेट ज़र मुबादला को बरकरार रखना पड़ा, जो कि प्रीवियस PMLN एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको कहा था। माजी में जो भी PMLN इसको जो भी ऑर्डर किया करती थी कि आपने इसको रुपए को इस सतह पर रखना है, ये करना है, मीन्स एक तरह का चीट करके, फ्रॉड करके, तो ये जो स्टेट बैंक था वो पाबंद था कि वो उसी सतह पर अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स रखा करती थी, मैनेज करना होता था उसको, एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ज़र मुबादला और बरामदात की कीमत पर। नॉट ओनली दैट, इसके ना सिर्फ ये कि इट वुड नॉट हेजिटेट टू प्रिंट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, ना ये सिर्फ कि इसको बहुत ज़्यादा तादाद में नोट छापने होंगे टू लैंड टू द गवर्नमेंट, और ना ही अब इसको ये कहना चाह रहा है कि अगर ये चेंजेस अमेंडमेंट हो जाती है, ये चेंजेस हो जाती हैं तो क्या होगा, जो स्टेट बैंक है उसको अब हुकूमत के कहने पर बहुत ज़्यादा तादाद में नोट नहीं छापने पड़ेंगे हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए, हुकूमत को कर्जा देने के लिए, और ना ही महंगाई से लड़ने के लिए अब स्टेट बैंक को बिला वजह बहुत ज़्यादा तादाद में नोट भी नहीं छापने होंगे, क्योंकि जितने जब वो नोट छापेगा तो उतना रुपए की कीमत गिर जाएगी। तो अब स्टेट बैंक को अगर खुद मुख्तारी मिल जाती है तो स्टेट बैंक इस चीज़ से आज़ाद हो जाएगा। लाइकवाइज एन इंडिपेंडेंट व्यू बाय द बैंक ऑफ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे ही एन इंडिपेंडेंट व्यू एक आज़ादाना राय है बाय द बैंक से ऑफ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रेंड्स, मुआशी और माली रुझानात को लेकर, एंड अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर भी एक यानी क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो इन इट्स रिपोर्ट्स हैव बीन रेयर, यानी माजी में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ होती थी उनके ऊपर इसको कभी इसने कड़ी तनकीद की गई हो, उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर बैंक की जानिब से ऐसा कभी नहीं देखने में आया। देर आर मैनी इंस्टेंसेस, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, वेयर सेंट्रल बैंकर्स वर सेंट होम, और ऐसी बहुत सारी मिसालें माजी में देखी गई हैं कि अगर जो बैंकर जो होते थे उन्हें घर भेज दिया जाता था, इफ़ दे टूक अ स्टैंड, अगर वह हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ स्टैंड लेते थे, खड़े होते थे, तो उन्हें जस्ट फारग कर दिया जाता था। इफ़ द चेंज आर अप्रूव्ड, अगर ये तब्दीली अब अप्रूव हो जाती है, तस्लीम कर ली जाती है, द सिचुएशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम बेटर, तो ये एक तवक्को की जा रही है कि जो सूरत हाल है वो अब बेहतर हो जाएगी। द ड्राफ्ट लॉ, जो ये मसौदा है, ये जो कानून है, आल्सो प्रपोजेज स्वीपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, ये मुकम्मल तौर पर इंतज़ामी मामलात को भी हैंड ओवर करने का इसमें तजवीज़ किया गया है, एंड अदर पावर्स फॉर द स्टेट बैंक गवर्नर बिसाइड्स गारंटिंग हिज टीन्योर, इसके साथ साथ दूसरी भी दीगर भी ताकत पावर इसको दी गई है, और इसके साथ साथ ये भी किया गया है कि जो स्टेट बैंक का गवर्नर होगा उसका जो टीन्योर है, उसका जो दौरानिया होगा वो भी गारंटेड होगा, श्योरिटी होगी उसके पास कि उसको फारग नहीं कर दिया जाएगा बिला वजह। एंड दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्राम 3 to 5 ईयर्स, जो कि 3 से या 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन फॉर अनदर टर्म, जो कि मुमकिन तौर पर एक दूसरी टर्म जैसा है। दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, और ये भी बात समझी जा सकती है, बिकॉज नो वन कैन स्टीयर, के कोई बंदा भी नहीं चला सकता द बैंक को विदाउट कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम, कि जब तक उसे मुकम्मल तौर पर मामलात को कंट्रोल करने की, उसे इंतज़ामी मामलात चलाने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं मिलेगी, कोई बंदा भी बैंक नहीं चला सकता। और साथ साथ उसको ये भी गारंटी चाहिए कि उसका जो वक्त है, उसका जो टेन्योर है, वो भी उसका पूरा होगा। अगर ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, जो गवर्नर होगा यानी उसको मुकम्मल पावर भी है, वो अपने फ़ैसले खुद लेता हो, और उसे यकीन हो कि उसका टेन्योर वो पूरा करेगा, तो वो एक बैंक को अच्छी तरह से चला पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये चीज़ क्लियर है
कि बैंक गवर्नर जो होता है वो फिर सही तरह से बैंक को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता। इसके बाद है जी, नॉनदलेस इन सब के बावजूद दीज काइंड्स ऑफ पावर्स आल्सो एंटिसिपेट, इस तरह की जो पावर हैं वो हमेशा मुतवक्का रही हैं। स्ट्रिक्ट एवेल्यूएशन के एक नया इनकलाब होगा, नई तब्दीली आएगी ऑफ द कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों के लिए, फॉर द टॉप ऑफिस एंड देयर अकाउंटेबिलिटी, उनके इनका जो मुहासबा होगा वो पार्लियामेंट की जानब से किया जाएगा। यानी साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पावरें हैं, ये जो ताकत उसको सब दी जा रही है, ये सारी की सारी सुपरविजन में भी होगी, इसको पार्लियामेंट सुपरवाइज कर रहा होगा। पार्लियामेंट्री एवेल्यूएशन इज़ क्रूशियल, क्योंकि ये पार्लियामेंट की जो निगाह है, जो उसका एवेल्यूएशन है, ये बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर, इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए दैट द राइट पर्सन इज़ चूजन, के सही बंदे को ही जॉब पे रखा गया है आफ्टर आ थारो डिबेट बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी जो गवर्नर होगा उसको मकामी जो होते हैं, नुमाइंदे होते हैं जो अवाम के, यानी MNA वगैरह, वो एक मुकम्मल डिबेट करने के बाद, बहस मुबासे के बाद, वो जिस बंदे को सही सूटेबल समझेंगे उसको ये जॉब हैंड ओवर की जाएगी। और वो इसके ऊपर इसको ऑब्ज़र्व भी करेंगे, इसके ऊपर नज़र भी रखेंगे कि क्या ये बंदा सही काम कर रहा है। ये भी साथ है डिस्कस किया गया है। हु शुड आल्सो हैव द पावर टू फायर देम, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव मींस MNA वगैरह, मेंबरान असम्बली, वो क्या उनके पास ये पावर होगी कि वो मिल के अगर चाहेंगे कि इफ़ दे फाइंड देयर परफॉर्मेंस बिलो पार, अगर उन्हें ये लगेगा कि जो ये बंदा है, जो ये गवर्नर है, वो सही अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, सही तौर पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बैंक को फंक्शनल सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो वो उनके पास ये पावर होगी कि वो उसको फायर भी कर सकेंगे। लेकिन जस्ट एक बंदा नहीं, पूरा पार्लियामेंट ये फैसला लेगा। क्लियरेंस ऑफ देयर अपॉइंटमेंट्स बाय पार्लियामेंट विल एम्पावर, अब जो ये जो गवर्नर्स वगैरह जो होते हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो अगर मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरी होकर पार्लियामेंट की जानब से की जाएगी, शफाफ होगी, तो इस चीज़ से क्या होगा, विल एम्पावर देम फर्दर इन एक्सिक्यूटिंग देयर मैंडेट। तो इससे क्या होगा कि जो ये गवर्नर्स वगैरह होंगे, जो बैंक होगा, वो मज़ीद अच्छे तरीके के साथ, मज़ीद बेहतरी के साथ, तेज़ रफ्तारी के साथ अपने काम को कर पाएगा। Hence it is advisable that the government revisit, यहाँ पे ये भी चीज़ काबिल गौर है, काबिल ज़िक्र है कि गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। द ड्राफ्ट लॉ, जो ड्राफ्ट लॉ है, जो एक खाका बनाया जा रहा है, जो एक तजवीज़, एक कानून की तजवीज़ दी जा रही है जो तब्दीलियों की, उनके बारे में। द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द स्टेट बैंक गवर्नर इन लाइन विद इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ के जो मेथड है उसका बैंक का गवर्नर का चुनने का, वो भी इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक, बैनुल-अक़वामी तरीके के मुताबिक किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा आज का एडिटोरियल था। इसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि अगर हुकूमत इसको बिल को पास कर देती है, ये जो SBP एक्ट है, उसमें वो खुद मुख्तार स्टेट बैंक को कर दिया जाता है, और साथ साथ जो गवर्नर होगा स्टेट बैंक का, उसको ये पावर मिल जाती है कि वो अपने माली मामलात या जो भी बैंक की पॉलिसीज़ होती हैं वो उनको लेके खुद स्टैंड ले सकता हो, खुद फैसले कर सकता हो, और हुकूमत किसी तरह की मदाखलत ना करे कि ये अब इलेक्शन आ गया है तो आपको ये नोट छापो, ये वो। यानी हुकूमत हर तरह से उसको मदाखलत से बाहर हो, तो क्या होगा कि बैंक अच्छी तरह से काम कर पाएगा और वो रुपया की जो गिरावट है उसको भी कंट्रोल कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस एडिटोरियल में कही गई हैं। आई होप सो कि ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आप देख पाएँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।